हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान नवनीत असाइनमेंट फर्स्ट एग्जाम 2025 का चैप्टर नंबर 11 का विभाग नंबर डी, राइट। पहला क्वेश्चन है जल संसाधन की सुरक्षा और उसका व्यवस्थापन। हम सब जानते हैं कि उपलब्ध जल मर्यादित है, यानी जो जल का हम उपयोग करते हैं ना, वह मर्यादित है, लिमिटेड है। इसका वितरण भी असमान है। साथ में एक प्रदूषित जल की समस्या है। पानी लिमिटेड है और इसका वितरण असमान है, कहीं पर लोगों को मिल रहा है, कहीं पर नहीं मिल रहा है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज है प्रदूषण की समस्या, राइट। इसीलिए हमें जल का विवेक पूर्वक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जल हमारे पास बहुत कम है। इसीलिए हमें जल का विवेक पूर्वक उपयोग करना चाहिए। जल एक ऐसा संसाधन है, जल एक ऐसा संसाधन है, उसका सीधा संबंध समग्र जीव सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ है। पूरा सजीव सृष्टि जल पर निर्भर है। जल संसाधन को सुरक्षा के उपाय अलग अलग स्तर पर करने की आवश्यकता है। यानी जल संसाधन को अगर सुरक्षित रखना है तो हमें उसका अलग अलग लेवल पे बचाव करना पड़ेगा। जल संसाधन की सुरक्षा जल संरक्षण के रूप में जानी जाती है। जल को बचाना अर्थात विद्यार्थी मित्रों जल का संरक्षण करना होता है। जल संरक्षण के कुछ सामान्य उपाय निम्नलिखित हैं, जैसे जल संचय के लिए अधिक से अधिक जलाशय का निर्माण करो, नदी बेसिन का निर्माण करो, एक नदी का पानी दूसरे नदी में जाए, भूमिगत जल का स्तर बढ़े। इस प्रकार देखा जाए विद्यार्थी मित्रों तो जल बचेगा। घुमा फिरा के बोले हमें जल को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जलाशय का निर्माण करने का, एक नदी भर जाए तो उसका पानी दूसरे नदी में जाए, जमीन का पानी बढ़े, जमीन के अंदर जो पानी का स्तर घट रहा है ना वो बढ़े। जल एक राष्ट्रीय संपदा है। तो विद्यार्थी मित्रों इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन होता है पूरा, जल संसाधन की सुरक्षा और उसका व्यवस्थापन। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में जल संकट उत्पन्न होने की परिस्थितियां। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिससे भारत में जल संकट उत्पन्न हो रही है? तो जल प्रकृति से मिली अनमोल भेंट है। यह एक प्रकृति प्रदत्त संसाधन है जो प्रकृति से मिला, हमारे तरफ से एक अनमोल, प्रकृति की तरफ से एक अनमोल भेंट है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अनाज की मांग बढ़ रही है, नगदी फसलों का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, शहरीकरण, गांव से लोग शहर में ज़्यादा आ रहे हैं। इस प्रकार लोगों की लाइफ स्टाइल भी बदल रही है और इन सब के वजह से पानी की मांग भी बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने से पानी का मांग बढ़ रहा है, अनाज का उत्पादन बढ़ने से पानी का मांग बढ़ रहा है, शहरीकरण होने से पानी का मांग बढ़ रहा है। इसके बावजूद पानी की आपूर्ति की परिस्थिति एवं स्थानीय वितरण में असमानता भी है। मनुष्य के हित, आजीविका तथा आर्थिक विकास के लिए पानी एक समस्या रूप बन चुकी है। तो जिस तरह से विकास हो रहा है, जितना पानी लोगों को चाहिए उतना पानी है नहीं। वर्तमान समय में पश्चिमी राजस्थान, शुष्क क्षेत्र तथा दक्षिण प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, आंतरिक भागों में जल संकट एक गंभीर समस्या बनी हुई है। तो विद्यार्थी मित्रों आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जल संकट एक गंभीर समस्या आज भी बहुत जगह पे बनी हुई। राजस्थान जहाँ पे बरसात कम होता है वहाँ पर, शुष्क क्षेत्र यानी जहाँ पर बरसात कम होता है वहाँ पर जल संकट एक काफ़ी गंभीर समस्या बनी हुई है। विद्यार्थी मित्रों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। आगे देखते हैं, सैकड़ों गांव तथा कुछ नगरों में, सैकड़ों गांव तथा कुछ नगरों में पानी की गुणवत्ता घट रही है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं, नगर है जहाँ पे पानी की गुणवत्ता घट रही है। इसमें अनेक जलजन्य बीमारियां हो रही है, बीमारियां फैल रही है, ठीक है, राइट। पेयजल की प्राप्तता तथा शुद्धता जीवन की आवश्यकता है। अगर व्यक्ति को शुद्ध जीवन जीना है तो उसको पानी पीना पड़ेगा। पीने की पानी की सुविधा बढ़ाने के लिए किए गए प्रयत्न के बावजूद भी पानी की मांग और आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर है। मांग जितना पानी का है उतनी आपूर्ति नहीं हो रही है। पानी ज़्यादा चाहिए और पानी कम है। समझ आ रहा है? यही तो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। आज भी भारत के 8% शहरों में पेयजल की तीव्र कमी है। आज भी भारत में 8% शहर ऐसे हैं जहाँ पर पीने की पानी की सुविधा बहुत कम है, ठीक है विद्यार्थी मित्रों। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। देश में लगभग 50% गाँव को आज भी स्वच्छ पानी देना बाकी है। आज भी देश में 50% गाँव ऐसे हैं जहाँ पर स्वच्छ पानी देना अभी भी आवश्यक है। इन शॉर्ट ये भी बोल सकते हैं
कि देश में 50% गांव में अभी भी स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2, भारत में जल संकट उत्पन्न होने की परिस्थितियों में क्वेश्चन नंबर 2 होता है पूरा। विद्यार्थी मित्रों आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सिंचाई क्षेत्र के वितरण समझाओ। ओके, भारत के प्रत्येक राज्य के संदर्भ में सिंचाई क्षेत्र में बड़ा अंतर है। राज्यों के संदर्भ में देखो तो कहीं पे सिंचाई ज्यादा है, कहीं पे कम है। आंध्र प्रदेश के तटीय जिले तथा गोदावरी कृष्णा नदी के मुक्त त्रिकोण प्रदेश, ओडिशा की महानदी मुक्त त्रिकोण प्रदेश, तमिलनाडु की कावेरी का मुक्त त्रिकोण प्रदेश, पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि में सघन, यहाँ पर अच्छा खासा नदी है तो यहाँ पर सिंचाई की सुविधा काफी अच्छी है। कहाँ कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा, उड़ीसा में महानदी, तमिलनाडु में कावेरी, पंजाब हरियाणा में भी और उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग सिंचाई है। अर्थात ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पानी की भरपूर सुविधा है, नदियों के किनारे बसे हुए हैं, तो यहाँ पर तो दिक्कत आएगी नहीं। स्वतंत्रता के बाद भारत के कुल सिंचाई क्षेत्र में लगभग 4 गुना वृद्धि हुई है। देश के आज़ादी के पहले और देश की आज़ादी के बाद सिंचाई बढ़ा है। अस्पष्ट बुआई क्षेत्र लगभग 38% भाग में सिंचाई होता है। आज टोटल जमीन के 100% के 38% भाग पर ही सिंचाई होता है। सोचो, भारत के राज्यों में सिंचाई क्षेत्र का वितरण असमान है। मिजोरम में स्पष्ट रूप से बुआई का क्षेत्र केवल 7.3% है और पंजाब में 90.8% है। तमिलनाडु एवं मणिपुर में देखा जाए तो 40% है। कहीं पर बेटा 90 और कहीं पर 40 तो कहीं पर 7.3, कितना अंतर है। क्योंकि जब पानी नहीं मिलेगा तो खेती कहाँ से होगी, समझ में आ रहा है ना। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा ये क्वेश्चन होता है पूरा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, राइट। जय हिंद, राधे राधे, राइट। ये हमारा पूरा होता है चैप्टर नंबर 11 सेक्शन नंबर डी। ओके।